Assalamu alaikum and welcome back. Myself Sikandar Khan and you are watching Lecture Energetic by Sikandar. Today we are going to discuss an important topic of MDCAT, that is meiosis and mitosis. Before starting the mitosis and meiosis, we have to know about the cell cycle. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मेयोसिस एंड माइटोसिस की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर हमें माइटोसिस एंड मेयोसिस के बारे में पता ना हो, देन अगर हमें सेल साइकिल के बारे में पता ना हो तो फिर हम माइटोसिस एंड मेयोसिस को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बिकॉज माइटोसिस एंड मेयोसिस का जो लॉजिक है, जो ट्रिक है, वो सारे सेल साइकिल में मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि सेल डिवाइड होने से पहले सेल डिवाइड होने से पहले कुछ प्रेपरेशन करते, यानी सबसे पहले ये अपने आप को प्रिपेयर कर देते, प्रिपेयर इट सेल्फ, एंड फिर उसके बाद ये सेल में कुछ रॉ मटेरियल के अकोमुलेशन हो जाती है, लाइक अकोमुलेशन ऑफ समथिंग लाइक गोल्जी बॉडी ने डिवाइड होना है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने डिवाइड होना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या न्यूक्लियस ने डिवाइड होने है तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए सेल में क्या हो जाता है, अकोमुलेशन ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड इन सब चीजों के बाद सेल कुछ ग्रोथ कर लेते हैं, इन सब चीजों के बाद फिर सेल जा करके डिवाइड हो जाते हैं। एंड द मेन क्वेश्चन विच अराइजेस हियर इज हाउ मेनी टाइम्स डज अ सेल गेट डिवाइड। क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि एक सेल कितनी टाइम्स डिवाइड हो सकता है। इट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द जेनेटिक मटेरियल, ये पहले ही जेनेटिक मटेरियल ने ये डिसाइड कर चुका होता है कि इस सेल ने कितनी बार डिवाइड होना है। अब इन जेनेटिक मटेरियल की डिसीजन के बुनियाद पर हम सेल डिवीजन की टू टाइप्स निकाल देते हैं। द फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएटेड division, and the second one is the continuous division. अब continuous division क्या चीज है and differentiated division क्या चीज है। continuous division, this word is used for those cells जो continuous मुसलसल डिवाइड हो रहा है, यानी एक साइकिल क्या, एक बार डिवाइड हुआ, अगेन फिर डिवाइड हो रहा है, अगेन, एंड ये सिलसिला शुरू हो रहा है। एंड जो सेल कंटिन्यूस डिवीजन कर रहा है, ये सेल कभी भी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस सेल का काम ही डिवीजन है। हाँ, इस सेल से डिफरेंशिएटेड सेल निकल आता है। अब डिफरेंशिएटेड सेल है क्या चीज? डिफरेंशिएटेड सेल आर दो सेल जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी ये सेल एक बार डिवीजन के बाद, एक बार डिवाइड होने के बाद ये सेल दोबारा कभी भी डिवाइड नहीं होगा अनटिल इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, लाइक हमारी हाइज की जो सेल्स है, ये एक बार डिवाइड हो करके फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। कुछ टाइम के बाद जब इसे जरूरत दूसरे सेल की पड़ जाती है, अगेन ये जीनाट पेज से सेल डिवीजन के पेज में आ जाता है। अब ये जीनाट सेल क्या है या G0 पेज क्या है, या आप जब सेल साइकिल को पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी। तो यहाँ तक तो बात होगी कि डिफरेंशिएटेड डिवीजन जो है वो सेल्स की होती है जो एक बार डिवाइड होकर के फिर दोबारा डिवाइड नहीं होती। तो ये तो बात हो गई डिफरेंशिएटेड डिवीजन की एंड कंटिन्यूस डिवीजन। अब सबसे तो माइटोसिस शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, क्योंकि जब सेल साइकिल हमें समझ आएगी देन वी विल एबल टू नो व्हाट इज मीन बाय माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो सेल डिवीजन में हमारे पास जहां भी दुनिया में आपके सामने सेल साइकिल का नाम आ जाए तो आपके माइंड में टू स्टेप आना चाहिए। सेल साइकिल is composed of two steps, and these steps are, the first one is the interphase and the second one is the M phase. Once again recall,
सेल साइकिल के सिर्फ दो स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज द इंटरपेज एंड द सेकंड वन इज द एम पेज. अब जो सेल साइकिल है वो पूरा इन दो पेज पर मुश्तमिल है. सेल साइकिल सिर्फ और सिर्फ इन दो पेज से बना होता है. लाइक अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर डायग्राम से समझा देता हूँ. लेट्स सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पोर्शन को जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाया है, इसको मैं नाम दे देता हूं एम पेज. अब यहां से लेकर के सेल यहाँ पे जो भी एम्प्टी स्पेस आ रहा है उसको अपने उससे बिल्कुल अपने नर्वस नहीं होना है. यहां से लेकर के यहाँ करा के बिल्कुल यहाँ तक ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैंने नाम दिया है इंटरफेस. अब सबसे पहले इंटरफेस को डिस्क्राइब करते हैं कि इंटरफेस है क्या चीज. एक्चुअली इंटरफेस जब एर्लियर साइंटिस्ट हुआ करते थे, पहले जमाने के जो साइंटिस्ट थे, उसकी ख्यालात ये थी, उसकी बिलीव ये थी इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस जिस भी सेल का इंटरफेस है उसको रेस्टिंग पेज उसने नाम दिया था कि ये किसी भी सेल का रेस्टिंग पेज होता है. क्यों? बिकॉज द रीजन इज दैट जब भी बाहर से वो सेल की ऑब्जर्वेशन करते थे तब सेल में कोई भी चेंजेस नहीं आती थी, यानी कोई भी चीज विजिबल नहीं होता था. जब सेल की ऑब्जर्वेशन हुआ करते थे तब इन लोगों ने साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो इंटरफेस है दिस इज रेस्टिंग पेज. लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो ये मालूम हुआ कि रेस्टिंग पेज इज एक्चुअली द प्रिपरेशन पेज. इट मीन्स कि इंटरपेज में सेल अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन, एंड दिस इज द मेन पेज वेयर द सेल गेट्स रेडी फॉर डिवीजन. यहाँ पे सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार करता है. अब इंटरपेज जो है इसको मैंने अगेन सब पार्ट्स में डिवाइड किया, अगेन सब पेजेस में डिवाइड किया. द फर्स्ट वन इज द G1 पेज और गैप 1 पेज, द सेकंड वन इज द S पेज और सिंथेटिक पेज, एंड द थर्ड वन इज द G2 पेज और गैप 2 पेज. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन. अब G1 पेज क्या है, S पेज क्या है और G2 पेज क्या है. लेट्स अभी मैं डायग्राम से समझा देता हूँ. इस पोर्शन से लेकर यानी M पेज की बिल्कुल एंड से लेकर के और फिर यहां तक इन सारे एरिया को मैं नाम दे देता हूं G1 पेज या G0 पेज. दिस पोर्शन इज नोन एज G1 पेज और G0 पेज. एंड यहां से लेकर के बिल्कुल G0 के एंड, G1 के एंड पर से लेकर के फिर यहां तक इस एरिया को मैं नाम दे देता हूं S पेज और सिंथेटिक पेज. बिल्कुल S पेज के एंड से लेकर के और फिर यहाँ तक M पेज के शुरू होने तक इस एरिया को मैं नाम दे देता हूँ G2 पेज या गैप 2 पेज. अब तो ये नाम हो गए, यानी आपसे आप बिल्कुल आपको डायग्राम से सही समझ आई होगी कि एक्चुअली सेल साइकिल होता है क्यों. क्योंकि इसको मैंने सर्कल से इसीलिए बनाया है कि सेल जो है वो एक साइकिल फॉलो करता है, यानी इसमें कुछ चेंजेस आकर के फिर सेल डिवाइड होता है, फिर डॉटर सेल जो है वो अगेन इस प्रोसेस को शुरू करता है. इसलिए इसको मैंने एक सर्कल की शक्ल में बनाया. अब बाद में हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में कि G1 पेज क्या है, S पेज क्या है, G2 पेज क्या है. उसे इसको शुरू करने से पहले मैं आता हूँ M पेज की तरफ. M पेज जो है इसको हर बुक में लिखा होता है M पेज की जगह मल्टीप्लिकेटिंग पेज. अब इसको मल्टीप्लिकेटिंग क्यों दे दिया और इसको डिवीजन पेज भी कहते हैं. अब डिवीजन या मल्टीप्लिकेटिंग पेज क्यों कहते हैं? बिकॉज M पेज में इंटरपेज में सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया था, अपने आप को तैयार किया था डिवीजन के लिए, एंड इस पेज में सेल डिवाइड हो जाता है. यानी यहाँ पे जो प्रिपरेशन की हुई थी अब M पेज में वो सेल डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिंग पेज भी कहते हैं. अब M पेज को मैंने फर्दर 2 स्टेप में या 2 फेज में डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज द साइटोकाइनेसिस. जब भी दुनिया में हम कैरियो लफ्ज सुनते हैं तो इट मींस न्यूक्लियस की बात होती है, एंड साइटो लफ्ज हम सुनते ही साइटोप्लाज्म हमारे माइंड में आ जाता है. तो कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस डिवीजन. अब न्यूक्लियस डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवीजन होता है एंड साइटोकाइनेसिस में
साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। कैरियोकाइनेसिस में जब भी हमारे न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसमें फर्दर सब पेज आ जाता है, यानी कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर 4 पेज में डिवाइड हो जाता है। उसमें सब द फर्स्ट वन इज द प्रोफेज, सेकंड वन इज द मेटाफेज, थर्ड वन इज द एनाफेज एंड द फोर्थ वन इज द टेलोफेज। अब प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है एंड टेलोफेज क्या है एंड साइटोकाइनेसिस किस तरह होता है, ये तब हमें समझ जाएगी जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड है। अब अगर हम डायरेक्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज शुरू कर ले तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसको एक चार्ट के फ्लो में, एक चार्ट की शक्ल में लिखा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट माइटोसिस या म्यूसिस शुरू करते हैं तो माइटोसिस में सबसे पहले हमारे सामने एक लफ्ज आ जाता था इंटरफेस, फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारे सामने एक और पेज आ जाता था जिसको प्रोफेज कहते थे। तो इसलिए ये चीज हमारे से बिल्कुल मिक्स हो जाते थे। देयरफॉर वी क्लासिफाई दिस ऑल थिंग्स। अब सबसे पहले तो मैं अब जो एम पेज था, अब मैं दिस पोर्शन इज नोन एज एम पेज। अब मैं एम पेज को चार्ट के फ्लो में या डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। एम पेज की बिल्कुल शुरू होती ही, यानी गेफ 2 के खत्म होने के बाद और एम पेज की शुरू होती ही ये दिस पोर्शन, लाइक लेट्स सपोज इस पोर्शन को मैं यहाँ से यहाँ तक सर्कल कर देता हूँ, इस पोर्शन को कह देते हैं कैरियोकाइनेसिस। दिस पोर्शन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में मैंने कहा था कि फर्दर 4 सब पेज आ जाते हैं। तो ये जो फैला, दिस फर्स्ट पोर्शन इज नोन एज प्रोफेज, दिस सेकेंड पोर्शन इज नोन एज मेटाफेज and this one is known as this one is known as telophase and this portion is known as एनाफेज। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब सबसे पहले हम, ये तो पूरी बात हो गई क्लासिफिकेशन की। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सेल डिवीजन यहाँ से किस तरह होता है। इस पोर्शन को, यानी एमपीएस के जो कैरियोकाइनेसिस है, इसको हम जब माइटोसिस पढ़ेंगे, माइटोसिस में हम क्लासिफाई करेंगे। और ये पोर्शन जो है, इसको अभी हम समझते हैं कि इंटरफेज में तैयारी किस तरह होते हैं, इंटरफेज होता है किस तरह है। तो इंटरफेज को शुरू करने से पहले लेट्स सपोज ये एक सेल है, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं। आगे हमारे सामने एक टर्म आएगा जिसको हम कहेंगे सी वैल्यू। ये टर्म मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो पहले इसको समझते हैं, क्योंकि सेल साइकिल में हमारे सामने 4 चीजें आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द सेल साइकिल, सेकेंड वन इज द चेक पॉइंट, द थर्ड वन इज द सी वैल्यू एंड द फोर्थ वन इज द म्यूसिस एंड माइटोसिस। तो मैंने चेक पॉइंट और सी वैल्यू को बिल्कुल स्किप कर दिया। ये तो बहुत बड़े टॉपिक्स थे लेकिन मैंने स्किप कर दिया। लेकिन सी वैल्यू को शॉर्टली हम अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी सेल में टोटल डीएनए कंटेंट को सी वैल्यू का नाम दे देते हैं। द टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए इन एनी सेल इज नोन एज सी वैल्यू। अब ये तो आपको समझ होगी। एंड सी वैल्यू को लेट सपोज ह्यूमन सेल की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन सेल के लिए हमारे सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम है। तो ईच क्रोमोसोम के लिए हम सी का वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे, 1 सी कंसिडर करेंगे। तो हम डिप्लॉइड है, यानी हम जो है डिप्लॉइड है 2n है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सी की वैल्यू में 2c कंसिडर करूंगा। यहाँ तक समझ आई होगी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इस पेज में होता है क्या है। जब सेल अपने आप को, यहाँ से एक सेल ने उसने एक साइकिल करना है, यानी इसने डिवाइड होना है। तो जो सेल यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे G1 पेज में, तो यहाँ पे इसकी जो क्रोमोसोम नंबर है, यानी ये बिल्कुल डिप्लॉइड है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी सी वैल्यू क्या है, 2c है। एक चीज दिया होगी। एंड जो भी पेज एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, यानी लाइक
G1 के बाद S पेज आ जाता है, S पेज के बाद G पेज आ जाता है, G2 पेज आ जाता है। अब G1 में जो सेल होगा वो सेल अपने आप को तैयार करेगा S पेज के लिए। अब जो सेल S पेज में आएगा वो अपने आप को तैयार करेगा G पेज के लिए। एंड इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहे। यानी अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैं जो कदम यहाँ से यहाँ पर रख रहा हूँ तो मैंने इस कदम जो मैंने आगे रखना है मैंने इसके लिए तैयार होना है। बिल्कुल इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि एक सेल ने जब यहाँ से यहाँ तक आना है तो उसने इस पेज के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो सेल G पेज में आ जाता है तो सबसे पहले इसने S पेज में जा करके डीएनए रेप्लिकेशन करना है। तो पहला पॉइंट ये होगा कि जो सेल G फेज में होगा उसमें क्या चीज होगा, उसमें ये चीज होगा कि सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट इज कि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, यानी उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पेज एस आ रहा है तो एस पेज में सेल ने डीएनए ने डुप्लीकेट होना है, डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है। तो इसलिए डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स की जरूरत होता है, लाइक हेलिकेज, गायरेज एंड सो ऑन। अब ये एंजाइम बनते हैं, हमें पता है कि एंजाइम किस चीज से बना है, प्रोटीन से बना है। तो इसीलिए एंजाइम के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इसलिए या इस पेज में जो सेल है उसमें प्रोटीन कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज द आरएनए कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। अब आरएनए कंसंट्रेशन क्यों हाई होगी? क्योंकि आरएनए से ही तो प्रोटीन बन जाती है। यानी आरएनए से जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तब इसने जा करके प्रोटीन बनाना है। तो इसलिए आरएनए की जो तीनों टाइप्स है, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो या दूसरे आरएनए हो, तो इसने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आरएनए की कंसंट्रेशन भी हाई हो जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है एटीपी कंसंट्रेशन हाई होगी। अब एटीपी कंसंट्रेशन क्यों हाई होगी? द मेन रीजन इज दैट अगर लेट्स सपोज दिस इज वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, अगर ये तो एक स्पेंडल फाइबर पर आ गया, अगर इसने एक स्पेंडल फाइबर यानी जो फोल है इसने बिल्कुल यहाँ से लेकर के दूसरे साइड, जब एक क्रोमोसोम एक साइड से दूसरे साइड तक जाता है तो एक क्रोमोसोम के लिए ऑलमोस्ट 30 एटीपी की जरूरत होती है। तो अब अंदाजा लगाए, काउंट करें कि हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितनी ज्यादा एटीपी आ जाता है। इसलिए एटीपी की कंसंट्रेशन भी हाई हो जाते हैं। दूसरी बात, जब एंजाइम अपना काम करेगा, जब एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन होगी तब वहां पर भी तो एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए एटीपी की भी वहां पर जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे भी एटीपी के कंसंट्रेशन हाई हो जाते हैं। एंड द फोर्थ एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यूज के लेवल से पूछता है वो ये है कि जी पेज में तो सब नॉर्मल है, यानी ऊपर से बिल्कुल कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन एक चीज जो हम ऑब्जर्व करता है सेल को वो ये है कि जो सेल जी फेज से गुजरते हैं इस पेज में सेल की साइज बढ़ जाती है, यानी इसमें सेल की जो साइज जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेल की साइज यहाँ पर बढ़ जाती है। एंड ये तो सिर्फ हम जो मेन पॉइंट्स है उसको निकाले, वैसे तो चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इस मेन पॉइंट्स को निकाल करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये सेल जो है जी फेज में इसने अपनी तैयारी बिल्कुल कर ली। अब ये सेल जाएगा एस फेज में। एस फेज में सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेल ने एंड यहाँ पे एक और चीज भी आ जाते हैं, नंबर 5 रॉ मटेरियल फॉर एस फेज। एस फेज के लिए रॉ मटेरियल क्या जरूरत है? क्योंकि एस फेज में किस चीज ने होना है, डीएनए रेप्लिकेशन होना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? नाइट्रोजन बेसिस की जरूरत होती है, एडेनोसिन की जरूरत होती है, थाइमिन की जरूरत, मतलब जो भी चीज है, जो भी गवानीन है, साइटोसिन है, जो भी नाइट्रोजनस बेसिस है, या जो भी पेंटोज शुगर है, जो भी फॉस्फेट है, जो भी इन सब को मैं रॉ मटेरियल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो चीज यहाँ पे सेल के लिए जरूरत होती है वो यहाँ पर सेल ने अपने आप में इसने तैयार कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रोसेस जो एस पेज में होगा वो क्या है, वो डीएनए रेप्लिकेशन है।
अब एमसीक्यूज के लेवल से आपसे ये चीज पूछा जा सकता है कि जो सेल में डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में होता है या एम फेज में होता है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये इंटरफेज में हो रहा है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एम पेज के इंटरफेस के किस पेज में हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो किस पेज में हो रहा है, एस पेज में हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट में पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेल आया था, जो सेल यहाँ से आया था वो अभी भी डिप्लॉयड है यानी 2n है। एंड इसमें सी वैल्यू यानी डीएनए जो कंसंट्रेशन है, टोटल डीएनए कंसंट्रेशन वो क्या है, 2c है। अभी तक तो ये इसी तरह नॉर्मल जा रहा है यानी 2n एंड 2c जा रहा है। अब इसके बाद जब सेल यहाँ से यहाँ तक आएगी तो इसमें और प्रोसेसेस भी हो जाते हैं, लाइक आरएनए, इसमें आरएनए कंसंट्रेशन भी हाई हो जाती है। इसी के साथ साथ द थर्ड एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है वो क्या है, वो है यहाँ पे जो थर्ड एंड मेन पॉइंट वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हाई हो जाती है। अब हिस्टोन प्रोटीन है क्या चीज? हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली ऑक्टोमर है, जो ऑक्टोमर है जिसके आगे पीछे जो डीएनए वो बिल्कुल गोल हो जाती है, यानी फिर उसे न्यूक्लियोसोम बन जाती है। लेकिन उससे पहले बाज डिफरेंट बुक्स में ये हिस्टोन प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो डिफरेंट लिखा है। वो कैसे? कुछ बुक्स में लिखा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन है वो G1 फेज में होता है, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा है कि हिस्टोन प्रोटीन जो फॉर्मेशन है वो S फेज में लिखा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? दोनों बुक की जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम लोअर यूकैरियोट्स की बात करें, अगर हम लोअर यूकैरियोट्स की बात करें तो लोअर यूकैरियोट्स में जो हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो G1 फेज में होते हैं। लेकिन जब हायर यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे, सॉरी, लोअर यूकैरियोट्स में जो हिस्टोन की कंसंट्रेशन है वो 50% एस पेज में बन जाते हैं एंड 50% जो है वो G1 पेज में हो जाता है। लेकिन हायर कंसंट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एस पेज में हो जाता है, इसलिए हमने हिस्टोन प्रोटीन की जो फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। एंड उसके बाद जब सेल यहाँ तक आ जाएगी, अब इस सेल में एक और चीज चेंज आ गई। वो क्या चीज थी? यहाँ पे तो अभी तक ए सेल क्या है, डिप्लॉयड है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन 2C था वो अब चेंज हो गया। चेंज क्यों हो गया? क्योंकि ये सेल जब यहाँ से यहाँ पर आ रहा था तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुई। अब डीएनए रेप्लिकेशन हुई यानी पहले अगर उसमें लेट्स सपोज 2 डीएनए थे, अब उसमें कितने हुए? 4 डीएनए हो गया। बात तो है कि अब पहले इसमें 2 डीएनए थे, अब कितने हो गए? 4 हो गए। यानी अगर हमने 46 में उसको 2 से रिप्रेजेंट किया था तो अब हम उसको 4 से करेंगे, क्योंकि डिवाइड हो गया यानी दोगुना हो गया। तो इसलिए जो C की वैल्यू थी वो क्या होगी? 4C होगी। ये बहुत जरूरी है, यानी C वैल्यू जो है वो S पेज में डबल हो जाती है। यहाँ तक तो बात होगी C वैल्यू की। यानी इसको मैं अगर एक डायग्राम से आपको समझाना चाह सकूं तो लेट्स सपोज ये हमारे पास वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम में होता क्या है कि इसमें क्या है, लेट्स सपोज दिस इज द डीएनए। तो इसमें ये जो डीएनए है ना वो यहाँ से इस तरह हो जाता है, लाइक ये एक आर्म है, इसमें ये इस तरह, दूसरा आर्म इसमें इस तरह आ जाता है, यानी बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे आ गई। पहले सिर्फ एक सिंगल आर्म था, अब इसमें 2C यानी डीएनए जो कंसंट्रेशन थे वो डबल होगी, इसलिए ये जो 1 आर्म क्रोमोसोम था वो अब डबल आर्म में चेंज हो रहा है। वो जब यहाँ पर आएगा तब हमें समझ आएगा। अब यहाँ तक तो बात होगी हिस्टोन प्रोटीन की। जो सेल अब G पेज में आएगा, G2 पेज में, तो सबसे पहले इसने क्या करना है? सबसे पहले इसमें एक काम हो जाएगा, क्योंकि इस सेल ने अब G2 के बाद जा करके M पेज में जाना है। तो M पेज में हमने कहा था कि M पेज क्या है? ये डिवीजन पेज है। तो इसलिए ये सेल जब यहाँ पे आया तो सबसे पहले इसमें किस प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगी? ज्यादा होगी। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आगे जा करके इसने डिवाइड होना है, तो इसके लिए प्लाज्मा की जरूरत होगी, सेंट्रियोल्स की जरूरत होगी, सॉरी सेंट्रियोल्स की नहीं, फाइबर्स की जरूरत होगी। तो इसलिए
यहाँ पे प्रोटीन के कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट में लिखवाना भूल गया था, वो क्या है कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल की जो डिवीजन है वो भी बिल्कुल एस फेज में हो जाती है। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के लिए है, ये प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज प्लांट सेल्स में तो सेंट्रियोल्स होता ही नहीं, इसलिए ये सेल्फ और सेल्फ सेंट्रियोल्स की जो डिवीजन है वो भी एस फेज में हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके बाद प्रोटीन बन जाती है। अब कौन सी प्रोटीन, सवाल तो ये बनता है ना कि कौन सी प्रोटीन यहाँ पे बात हो रही है। पहला प्रोटीन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बात हो रही है कि यहाँ पे ट्यूब्यूलिन जो प्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, क्योंकि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से आगे जाकर के स्पिंडल फाइबर्स ने बनना है, तो इसलिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। सेकेंड, इसके बाद जब डिवीजन होगी तो डिवीजन के लिए एक सेल मेम्ब्रेन की जरूरत होगी, तो इसलिए यहाँ पे एक और चीज़ भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसकी भी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये, जब प्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई होनी है तो ऑब्वियसली एक और बात है कि आरएनए की, तीनों आरएनए की जो टाइप्स है इसकी भी कंसंट्रेशन हाई होगी। एंड द थर्ड वन इज द एटीपी प्रोडक्शन या एटीपी जो कंसंट्रेशन है वो भी हाई हो जाएगी। ये बात होगी। अब जो सेल यहाँ पे आएगा इसमें अभी भी सेम वही चीज चल रहा है, यानी 2Na सेल एंड इसकी जो सी वैल्यू है वो 4C है। यहाँ तक बात हो गई। अब जब ये सेल यहाँ से बिल्कुल G2 से एंटर होगा M फेज में, अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो सेल में कुछ सिर्फ एक चीज डबल हुई है, वो क्या है, वो DNA है। अभी तक सेल में खास प्रॉपर चेंजेस नहीं है, वो चेंजेस इन 4 स्टेप्स में आ जाती है। अब ये 4 स्टेप्स किस तरह है, अब इसको जब हम माइटोसिस शुरू करेंगे तब हमें बिल्कुल सही समझ आएगी। तो अब मैं सेल डिवीजन की तरफ जा रहा हूं। बात करें सेल डिवीजन की। अब सेल डिवीजन है क्या चीज? सेल डिवीजन जो है, सेल्स की जो सेल डिवीजन है वो 3 टाइप्स की हो जाती है, 3 टाइप्स की होती है। कौन से? पहला जो टाइप्स होगा सेल डिवीजन की उसको हम नाम देंगे एमाइटोसिस। सेकेंड वन इज, दूसरे को जो हम नाम देंगे, जो सेकेंड आएगा वो माइटोसिस होगा। एंड द थर्ड वन इज द म्यूसिस। ये तो इसके बिल्कुल प्रॉपर नेम है, लेकिन इनके लिए कुछ जनरल टर्म्स भी यूज होते हैं। वो किस तरह? एमाइटोसिस के लिए एक जनरल टर्म यूज हो रहा है जिसको डायरेक्शनल कहते हैं, यानी माइटोसिस की जगह अगर कहीं डायरेक्शनल डिवीजन का नाम आपने देखा तो इट मींस एमाइटोसिस की बात हो रही है। अगर कहीं जगह इन डायरेक्शनल या इक्वेशनल की बात हो रही थी, अगर इन डायरेक्शनल या इक्वेशनल डिवीजन की कहीं भी जिक्र हुई तो इट मींस ये माइटोसिस के बारे में बात कर रही। अगर रिडक्शनल डिवीजन की बात हो रही थी, रिडक्शनल डिवीजन की, तो इट मींस के मेयोसिस की बात हो रही। अब इनडायरेक्शनल इसको क्यों कहते हैं? जब हम माइटोसिस की प्रोसीजर पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी कि इसको इनडायरेक्शनल क्यों कहते हैं। लेकिन इक्वेशनल का मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, क्योंकि माइटोसिस में किसी भी पेरेंट्स के अगर डिवीजन हो रही है, यानी उससे किसी भी पेरेंट सेल की सेल साइकिल हो रही है, तो उससे जो भी डॉटर सेल बनेंगे वो 2n के ही होंगे। यानी जो पेरेंट में थे 2n वो बिल्कुल डॉटर में होंगे, यानी या और या ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल बराबर है प्रोडक्ट के, यानी जो रेक्टेंट है वो बिल्कुल बराबर है प्रोडक्ट के। तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। मेयोसिस को रिडक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो पेरेंट है, लेट सपोज अगर कोई किसी पेरेंट में 2n है यानी डिप्लॉयड है,
अब इस जो डॉटर सेल्स बनेंगे दे विल बी हैप्लॉइड, यानी उससे बिल्कुल 1n होंगे, उसके जो डॉटर्स है वो 1n होंगे, इसलिए इसको रिडक्शनल कहते हैं। अब इन दोनों को छोड़ करके पहले हम ए माइटोसिस को बिल्कुल ए माइटोसिस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए माइटोसिस में बी जो सेल साइकिल है उसका पहला इंटरफेस बिल्कुल सेम होगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे, लेकिन इसकी जो पहला इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका जो एम फेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी इसमें एम फेज में भी कैरियोकाइनेसिस होती है एंड इसी तरह फर्स्ट फेज इसका क्या होगा, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होगा एंड सेकंड इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। नाउ अब डिफरेंट किस तरह होगा, डिफरेंट इस तरह होता है कि इसकी जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें पहला पॉइंट ये कि इसमें जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है वो विदाउट स्पिंडल फाइबर्स हो रहा है, यानी न्यूक्लियस डिवीजन जो है वो विदाउट स्पिंडल फाइबर्स। अब एक नई बात आ गई कि स्पिंडल फाइबर्स के बगैर हो रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी बिल्कुल महफूज है। जो माइटोसिस और मेयोसिस में जब हम बात करेंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ए माइटोसिस है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट है, तो एक अलग चीज है, अलग टर्म है। और इसके बाद एक तीसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो किस तरह होगी, वो कंस्ट्रक्शन के जरिए होगा। अब एक कंस्ट्रक्शन टर्म क्या है, इसको हमने क्यों यूज किया, ये जब मैं इसके डायग्राम से समझाऊंगा तब ये कंस्ट्रक्शन हमें समझ आएगी क्या कंस्ट्रक्शन का मतलब है क्या चीज। अब कैरियोकाइनेसिस की हम बात करते हैं। कैरियोकाइनेसिस बिल्कुल सेम लाइक साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल सेम लाइक कैरियोकाइनेसिस, यानी इसमें जो इसकी डिवीजन होगी वो भी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के जरिए होगी। अब सवाल तो ये होता है, ये तो हो गई, इसको डायग्राम से समझता है, लेकिन ये माइटोसिस, ये माइटोसिस किस किस इसकी एग्जांपल क्या है, ये किस किस चीज में हो जाते हैं। पहला एग्जांपल इसकी ये है, हमारी जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज सेल्स में ये पाए जाते हैं, यानी कार्टिलेज सेल में ये कार्टिलेज सेल में ये माइटोसिस होती है, नंबर एक। नंबर दो, जो फ्यू बैक्टीरियाज है, यानी कुछ बैक्टीरिया है जिसमें भी ए माइटोसिस होती है। नंबर थ्री, साइनोबैक्टीरिया में भी ए माइटोसिस होते हैं। नंबर फोर, ईस्ट में भी पाई जाती है लेकिन सिर्फ फ्यू में, बिल्कुल कुछ में पाए जाते हैं। नंबर फाइव, डिजीज जो सेल है, यानी डिजीज जिस सेल में डिजीज होते हैं उस सेल में भी ए माइटोसिस होता है। नंबर सिक्स, जो इंडोस्पोर्स, यानी प्लांट जो भी प्लांट इंडोस्पोर्स है उसमें भी ये डायरेक्शनल या ए माइटोसिस होते हैं। अब ये माइटोसिस होता है किस तरह है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल में दिस इज वन ऑफ द सेल एंड ये सेल की न्यूक्लियस है। अब ये सेल डिवाइड हो रहा है, ये जब आगे जाता है तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाती है, हमने कहा कि इसकी डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन क्या है, विदाउट स्पिंडल फाइबर्स, तो इसमें स्पिंडल फाइबर्स बिल्कुल नहीं बनती। नंबर सेकंड पॉइंट, हमने कहा कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं तोड़ती, इसकी ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं होती। नंबर फोर, हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन है क्या चीज, कंस्ट्रक्शन ये चीज है, अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है ये भी थोड़ा पिंच इन हो जाता है, यानी ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। अब जब ये अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक यानी जो मेम्ब्रेन है वो भी बिल्कुल इस तरह पिंच इन हो जाती है। अब ये आगे जा करके ये सेम सेल है, अब ये सेल है, ये जो पिंच इन हुआ था, जो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये अभी और डीप जाएगा, ये भी और डीप जाएगा, एंड सेम मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की भी अंदर आ जाते। अब ये जब आगे जाता है तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं, यानी एक न्यूक्लियस इस साइड पे आ जाते हैं, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी साइड पे इसी तरह साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, यानी हमारे पास दो डॉटर सेल आ जाते हैं जिसमें अलग अलग न्यूक्लियस हो जाता है। अब लेकिन ये जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस इसकी एक ड्रॉबैक है, इसकी एक ड्रॉबैक है। वो क्या है? वो ड्रॉबैक है, लेट सपोज ये मेरे पास एक सेल है और ये एक सेल है और ये इसकी बीच में बिल्कुल क्या है, एक न्यूक्लियस है। अब ये सेल जब डिवाइड होगा तो इसमें इस तरह होता है कि बिल्कुल यानी अनइक्वल चीजें आ जाता है, यानी इसकी जो डीएनए है वो एक सेल में पूरी चले जाते हैं और दूसरे में बिल्कुल नहीं आती, यानी इसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल जो जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल अनइक्वल हो जाती है, यानी इसमें क्या है, इसमें जो जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है। और ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि लेट सपोज ये एक सेल है, अब इसमें कुछ डीएनए कंटेंट थे, अब जब ये यहाँ पे आई तो ये डीएनए कंटेंट थी सिर्फ एक साइड पे चलेगी, दूसरी साइड बिल्कुल खाली थी। सेम यहाँ पर आई, ये बिल्कुल खाली थी दूसरा न्यूक्लियस, तो यहाँ पे एक सेल में कंप्लीट डीएनए सेट आ गई लेकिन दूसरे में बिल्कुल खाली है, तो इसलिए इसको कहते हैं जेनेटिक अनडिस्ट्रीब्यूशनल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक। अब हम जा रहे हैं मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे टारगेट है, वो है माइटोसिस, एंड फिर उसके बाद हम मेयोसिस पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सेल साइकिल में हमारे पास 2 स्टेप आ जाता है, द फर्स्ट वन इज द इंटरफेज एंड सेकंड वन इज द एम फेज। इंटरफेज को जो एयरलाइन सेंटेंस थे वो रेस्टिंग पेज कहते थे, क्योंकि जब भी इसकी बाहर से ऑब्जर्वेशन होती थी तो इसमें कुछ चीज विजिबल नहीं होती थी, इसलिए इंटरफेज होता है। लेकिन आजकल इसको हम प्रिपरेशन पेज कहते हैं, क्योंकि ये इंटरफेज ये जिसमें सेल तैयार होते हैं डिवीजन के लिए। एंड सेकेंड वन इज द एम पेज, एम पेज को हम मल्टीप्लिकेटिंग पेज कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड होते हैं। फिर इंटरफेस को हमने सब डिवाइड किया G1 में और गिव पेज में, या S और सिंथेटिक पेज में G2 या गिव 2 पेज में। इसी तरह जो एम पेज थे उसको हमने डिवाइड किया सब 2 पेज में, एक कैरियोकाइनेसिस में, सेकंड साइटोकाइनेसिस में। जो कैरियोकाइनेसिस थे वो फर्दर 4 सब पेज में डिवाइड हुआ, यानी प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। एंड इसी तरह साइटोकाइनेसिस जो थे उसके कोई सब डिवीजन नहीं थे, यानी वो सिंपल साइटोप्लाज्मिक की जो डिवीजन थी उसको कहते हैं, एंड कैरियोकाइनेसिस जो वो न्यूक्लियस डिवीजन को कहते हैं। एंड फिर उसके बाद हमने सेल साइकिल पढ़ा था कि G1 में क्या होता है, G2 में क्या होता है, एंड G2 में क्या होता है, S में क्या होता है। G1 में जो मेन पॉइंट थे जो हमने रिमेंबर करना है तो वो क्या आता है, एक सेल साइज इंक्रीज हो जाता है, नंबर 1, नंबर 2 डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयारी हो जाती है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन हो जाती थी। इस पेज में जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग था वो क्या था कि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, नंबर 1, नंबर 2 उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो थे ना उसकी सिंथेसिस हो जाते हैं, एंड नंबर 3 जो था गैप G2 और गैप 2 पेज, वो क्या था, वो ये था कि इसमें जो सेल थे वो डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, यानी इसमें क्या हो जाता है, इसमें नंबर 1 जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर 2 क्या हो जाते हैं कि इसमें जो ट्यूबुलिन प्रोटीन थी वो हो जाती है इंक्रीज। एंड एस पेज में एक और मेन चीज भी है जो सेंट्रियोल्स की जो डिवीजन है वो हो जाती है, एंड सेंट्रियोल डिवीजन ये पॉइंट जो सिर्फ है ये एप्लीकेबल है फॉर एनिमल सेल्स। एंड फिर उसके बाद हमने बात की थी सेल डिवीजन हमारे पास 3 टाइप्स किया जाता है, माइटोसिस, एमाइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस को डायरेक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, माइटोसिस को इनडायरेक्शनल या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, एंड मियोसिस को रिडक्शनल कहते हैं। अब इसको इक्वेशनल क्यों किया और इसको रिडक्शनल क्यों कहा ये तो यहाँ पर भी हमने समझा, लेकिन बाद में जब इसको हम पढ़ेंगे तभी ये पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे, तब सही समझ आएगी। एमाइटोसिस जो है इसको अगेन मैंने 2 मेन फेज में डिवाइड किया है, यानी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो था
उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती थी लेकिन विदाउट स्पेंडल फाइबर, नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो इंटैक्ट रहता था, नहीं वो उसकी ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं होती थी। एंड नंबर थर्ड पॉइंट इज दैट कि कंस्ट्रक्शन के जरिए ये डिवाइड हो जाती थी। यानी कंस्ट्रक्शन मतलब ये कि जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल जो इक्वेटोरियल प्लेन है इससे पिंच इन हो जाती थी। फिर उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस जो भी है वो भी सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के जरिए डिवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद हमने इसकी एक एग्जांपल ली कि दिस इज वन ऑफ द सेल, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो साइटोप्लाज्मिक या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन से बिल्कुल फिंच इन हो जाते हैं और फिर इसी के साथ चलते चलते दो डॉटर सेल हो जाते हैं। लेकिन इसकी मेन जो ड्रॉबैक थी वो क्या थी? जेनेटिक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है। एंड इसकी एग्जांपल क्या थी? ये कार्टिलेज सेल में हो जाती है, प्यू बैक्टीरिया में वो पाई जाती है एंड साइनोबैक्टीरिया में पाई जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ समटाइम कुछ ईस्ट में भी ये ए माइटोसिस हो जाते हैं एंड डिजीज सेल में भी हो जाती है, इंडोस्पोर सेल में भी ये पाई जाती है। एंड इसके एक और एग्जांपल भी है, नंबर 7, हमारे सेल जब ओल्ड हो जाता है तो ओल्ड सेल्स में भी ए माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड वी विल डिस्कस दिस 2 पॉइंट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। उसमें हम पढ़ेंगे फिर माइटोसिस, फिर उसके बाद माइटोसिस के जो भी पेज होंगे यानी उसमें जो एनापेज मेटापेज ये सारे होंगे, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ माइटोसिस के बाद हम फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइटोसिस एंड फिर उसके बाद इसी तरह म्यूसिस को भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। अब लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोसिस एंड म्यूसिस, इसकी टाइप्स एंड इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।